भारद्वाज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यूपी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। उपचुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है आज। एनडीए प्रत्याशी आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। मीरापुर से आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश पाल नामांकन करेंगी। तो वहीं बता दें कि समाजवादी पार्टी ने सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा है। कांग्रेस ने इस बार एक भी कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। बता दें कि यूपी में 13 नवंबर को मतदान होने वाले हैं, जबकि 23 नवंबर को मतगणना होगी। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। तो उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ये 9 सीटें जो हैं वो अलग अलग जिले की है। बता दें कि इन 9 सीटों के अधिकतर सीट जो हैं वो इसलिए सिर्फ खाली हुए चूंकि तमाम विधायक जो हैं वो लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई और अब वो विधायक से सांसद बन चुके हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले, जिसे लेकर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, बसपा हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, सभी पार्टियों की ओर से अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट कल शाम तक जारी कर दी गई है। चूंकि आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है और ऐसे में चाहे वो अलग अलग क्षेत्रों की बात कर ले, सभी दिग्गज यहां पहुंचेंगे। जो भी चुनावी क्षेत्र में यहां उतर रहे हैं, चुनावी मैदान में जो दमखम निभाएंगे, वो नामांकन पर्चा दाखिल करते हुए नजर आएंगे। और चलिए कानपुर से संवाददाता श्याम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, देखिए आज नामांकन पर्चा दाखिल करने का आखिरी दिन है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, सभी पार्टियों की ओर से अपने प्रत्याशियों को सीसामऊ विधानसभा सीट पर उतारा गया है। हाँ बिल्कुल, अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट सपा विधायक जो इरफान सोलंकी उनके जेल जाने के बाद खाली हुई थी। उनको सजा सुनाई जब कोर्ट ने, तब उसके बाद ये सीट खाली हुई है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपना प्रत्याशी सुरेश अवस्थी के रूप में कल देर शाम को घोषित किया है। वो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि सपा के जो प्रत्याशी हैं, सपा विधायक इरफान सोलंकी जो थे, उनकी पत्नी को ही टिकट दिया गया है, नसीम सोलंकी। वो अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर आज नामांकन जुलूस के साथ आज वो अपने पर्चे का दूसरा सेट दाखिल करेंगी। बसपा के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। आपको बता दें कि इस सीट में जो समीकरण है वो बेहद रोचक हैं, क्योंकि ये जो सीट है वो परंपरागत रूप से सोलंकी परिवार की सीट मानी जाती है। इरफान सोलंकी इस सीट से 3 बार विजयी हुए हैं। यहाँ पर उन्होंने हैट्रिक बनाई थी, लेकिन उनके ऊपर एक महिला ने आरोप लगाया कि उन्होंने उसके मकान पर आगजनी की थी और ये आरोप सत्य हुए साबित हुए और इसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। उनको सजा सुनाई गई। इसके बाद इस सीट रिक्त हुई तो समाजवादी पार्टी ने उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को यहाँ पर मैदान में उतारा है। तो एक तरफ जहाँ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, वहीं नसीम सोलंकी ने नामांकन के साथ साथ प्रचार करना भी शुरू कर दिया है। वो लोगों के बीच में जा रही हैं और ये कह रही हैं कि बीजेपी ने उनके पति के साथ गलत किया है, उन्हें साजिश में फंसा करके जेल भेजा है, लिहाजा वो जनता की सहानुभूति अपने परिवार के प्रति चाहती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सुरेश अवस्थी हैं, वो एक बार पहले भी इरफान सोलंकी के सामने चुनाव लड़ चुके हैं। 2017 के चुनाव में वो इरफान सोलंकी के सामने चुनाव लड़े थे और महज 6000 वोटों से वो हारे थे। तो ऐसे में एक बार फिर से उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी से है और सोलंकी परिवार की इस बार बहू के साथ है। पहले बेटे से था, अब उनकी बहू से है। तो ऐसे में ये जो मुकाबला है वो काफ़ी रोचक हो जाता है, क्योंकि जो सीसामऊ विधानसभा है ये मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा है। यहाँ पर आपको बता दें 2,71,000 वोटर है, जिसमें 1,10,000 मुस्लिम वोटर है। उसके बाद 70,000 ब्राह्मण और 60,000 दलित वोटर है। तो यहाँ का जो समीकरण है वो बेहद रोचक है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए यहाँ पर सेंधमारी करना, इस सीट को जीतना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी यहाँ से 22 सालों से चुनाव जीत नहीं सकी है। और ऐसे में क्योंकि इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस साथ में है, तो मुस्लिम वोटरों का जो बंटवारा होता था उसकी भी संभावना काफी कम है। लेकिन बीजेपी ने इस पर लगातार ताकत लगा रखी है। 22 साल चुके एक लंबा अंतराल होता है और ऐसे में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आगे किस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आती है। बहरहाल श्याम, आप बने रहे हमारे साथ। लखनऊ से हमारे साथ शुभम भी जुड़ चुके हैं। शुभम, ब्रिजेश पाठक और संजय निषाद की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल दमखम के साथ चुनावी मैदान में लड़ रहे। फर्क नहीं पड़ता कि किसको टिकट मिला, किसको नहीं मिला, लेकिन 9 की 9 सीटें हम जीतेंगे। जी बिल्कुल, देखिए स्पष्ट तौर पर संदेश दिया गया आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक की तरफ से, और उनके साथ मौजूद है निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं। 9 बजे के आसपास से पूरी प्रेस वार्ता शुरू हुई। प्रेस वार्ता में सबसे पहले निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय निषाद ने स्पष्ट तौर पर बताया कि सभी जहां पर जिन सीटों पर हमारा प्रभाव है, उन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने भी कहा कि 9 की 9 सीट
जीत पक्की है। इसी मोटिव के साथ हम उन तमाम सीटों पर मजबूती के साथ हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जिसकी वजह से 9 सीटें हैं जहां पर अलग अलग प्रत्याशी, क्योंकि आज से नामांकन शुरू हो चुका है तो आज ही नामांकन में कटेहरी विधानसभा है जहां पर उपचुनाव हो रहा है, वहां के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अभी थोड़ी देर पहले निकले, प्रेस वार्ता अभी खत्म हुई है और ऐसे में स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि जो भी हमारे साथ सहयोगी दल हैं उनको साथ में रखते हुए 9 सीटें जहां पर हैं उन सभी का हम महत्वपूर्ण योगदान लेते हुए मजबूती के साथ इन सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसकी वजह से परिणाम भी आप सबके सामने होंगे। उनका कहना है कि 9 से 9 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल मजबूती से जीत हासिल करेंगे। कहीं पर भी किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी इन सीटों पर जीत की सोचे भी नहीं, क्योंकि लगातार जो प्रयास है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनका कहना है कि हमारे जो प्रयास है उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर बदली है ये सब कुछ जनता के सामने है और इन्हीं तमाम चीज़ों पर जनता वोट करेगी, जिसकी वजह से ही 9 की 9 सीटों पर जो परिणाम होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। बिल्कुल, लेकिन शुभम यहाँ पर एक बात गौर करने वाली ये भी है, क्योंकि जब बीजेपी की ओर से टिकट बंटवारा किया जा रहा था, हालांकि एक तस्वीर साफ थी कि रालोद को तो एक सीट मिलने वाली है और पश्चिमी यूपी की वो सीट होगी, लेकिन उम्मीद, कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया टिकी रहती, उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं निषाद पार्टी को एक सीट मिल सकती है, लेकिन बीजेपी ने बाद में डैमेज कंट्रोल ये भी कह के कर लिया था कि बीजेपी का टिकट जरूर होगा, उम्मीदवार बेशक किसी और पार्टी के हो सकते हैं। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय निषाद इस बात पर जोर भी दे रहे थे कि उससे फर्क नहीं पड़ता है कि टिकट मिला या नहीं मिला, हम सब गठबंधन के साथी हैं, हम सब बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, दिल्ली से जो आदेश मिलेगा उसी का पालन करेंगे। जी बिल्कुल, स्पष्ट तौर पर जब शुरुआत में टिकटों के आवंटन को लेकर के चर्चाएं चल रही थी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों में, तो निषाद पार्टी को लेकर के चर्चा जरूर थी कि अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट पर निषाद पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने नाराजगी भी अलग अलग मौक़ों पर जताई। यहाँ तक ये भी कहा कि वो हाईकमान से इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह से इसके बाद उनकी मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद ये हल निकला कि सभी सीटों पर अभी फिलहाल निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करेगी। और इन सबके बीच में जो आज सबसे ज़्यादा चर्चा के विषय, ये जो सामने आप होल्डिंग देख रहे हैं, इस होल्डिंग में संजय निषाद को 27 के खेवन हार के तौर पर दिखाया गया है। ये राजधानी लखनऊ के अलग अलग उन तमाम चौराहों पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर, हजरतगंज चौराहा, जो उन तमाम जो पॉस्ट लोकेशन है वहाँ पर इस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। तो 2027 को लेकर के भी अब कहीं ना कहीं आप समझिए कि सहयोगी दल के तौर पर अपने खुद को दल को मजबूत करने की दिशा में भी निषाद पार्टी आगे बढ़ी है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बातचीत, टिकट नहीं दिया गया है बीजेपी की ओर से तो पोस्टर में जगह जरूर दे दी गई है और इससे ये संदेश एक तौर पर साफ है। ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। श्याम भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। श्याम, अगड़ा वर्सेस अल्पसंख्यक की जो फिलहाल अभी रणनीति दिख रही है कानपुर की सीसामऊ सीट पर, क्या लगता है आपको फिलहाल किस तरीके से यहाँ पर माहौल बना हुआ है राजनीतिक पार्टियों के बीच में? क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है, कल शाम को बीजेपी ने सुरेश अवस्थी का नाम लिया और बसपा की ओर से वीरेंद्र शुक्ला है ही, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की ओर से एक सहानुभूति का यहाँ पर एक खेल यहाँ पर खेला गया। नसीम सोलंकी को उन्होंने वहां से प्रत्याशी उतार दिया। देखिए, निश्चित तौर पर ये अल्पसंख्यक मतदाता जो है, जिसको मुस्लिम वर्ग का मतदाता बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर है, तो ऐसे में बीजेपी लगातार यहाँ पर तैयारी कर रही थी। आपको बता दें, जब से सजा हुई है इरफान सोलंकी को, भले ही चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन तब से ही बीजेपी ने यहाँ पर चुनाव प्रचार करना और इसके अलावा बूथ लेवल पर मजबूती लाना का काम शुरू कर दिया था। लगातार बूथ स्तर पर काम किया जा रहा था और बीजेपी के बड़े नेता लगातार सीसामऊ का दौरा कर रहे थे, सीसामऊ विधानसभा पर प्रवास कर रहे थे। प्रदेश सरकार में सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उनको यहाँ का प्रभार सौंपा गया था और वो लगातार सीसामऊ पर बने हुए हैं। वे लगातार जो कार्यकर्ता है उनमें जोश भरने का काम कर रहे हैं, बूथ स्तर पर किस तरीके से मजबूती की जाए इसको लेकर लगातार काम कर रहे थे। भले ही बीजेपी की टिकट कल घोषित हुई हो, लेकिन बीजेपी लगातार यहाँ पर काम कर रही थी। तो ऐसे में बीजेपी को निश्चित तौर पर इस बात का फायदा जरूर मिलेगा कि बूथ स्तर पर उसके कार्यकर्ता मजबूत हुए हैं और वो इस बात को लेकर के तैयार थे कि टिकट किसी को भी मिले, कार्यकर्ता तैयार हैं। हालांकि टिकट को लेकर के बहुत जोर आजमाइश हुई, 80 लोग टिकट मांग रहे थे, तो ऐसे में जो अंतर विरोध है उसके होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक दिन पहले ही यहाँ से जो राकेश सोनकर है उनका टिकट लगभग तय माना जा रहा था। तो ऐसे में जो दलित समाज के लोग हैं, जो कि 60,000 की संख्या है वोटर की यहाँ पर, उनका अच्छा खासा प्रभाव है। तो ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनका थोड़ा सा विरोध भी बीजेपी को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि अंत समय में उन्होंने ब्राह्मण प्रत्याशी यहाँ पर दे दिया। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी यहाँ पर लगातार काम कर रही है, तो कहा जा रहा है कि इस विरोध को खत्म कर लिया जाएगा और खुद सुरेश अवस्थी इस बार जीत को लेकर के बेहद आसान्वित नजर आ रहे हैं।
क्योंकि 2017 में जब वो चुनाव मैदान में थे तब इरफान सोलंकी से महज 6000 वोटों से वो हार गए थे। उनका कहना ये है कि वो लगातार उस सीट पर काम कर रहे थे। श्याम, लेकिन चूंकि सीसामऊ अगर विधानसभा सीट के यहाँ पर अगर जातीय समीकरण को भी देखते हैं, आपने बताया कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी संख्या है, लेकिन 7 नवंबर 2022 के बाद अगर सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के अगर सिर्फ यहाँ पर उसे फोकस करके देखा जाए तो पूरी तस्वीर ही बदल गई। जैसे ही उनका नाम आता है आगजनी में इरफान सोलंकी का, उसके बाद समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर, चाहे वो बीजेपी हो या फिर दूसरे दल भी हो, वो भी उसे धकेलने में लग गए थे। लेकिन फिलहाल कौन कौन से वो मुद्दे हो सकते हैं जिसे लेकर बीजेपी अब जनता के बीच यहां पर जाएगी, नसीम सोलंकी के खिलाफ माहौल बनाती हुई नजर आएगी? क्या इरफान सोलंकी का ये जो पूरा मामला, इसे यहां पर जोर शोर से उठाया जाएगा आगजनी को लेकर, जो हमने तस्वीरें पिछले साल देखी थी? बिल्कुल, बीजेपी ने इस बात की पूरी तैयारी कर रखी है और बीजेपी के लोग लगातार इस बात को प्रचारित कर रहे हैं क्षेत्र में कि इरफान सोलंकी नेता नहीं, एक आपराधिक प्रवृत्ति का, आपराधिक छवि का शख्स था जिसे कानून ने सजा दी है। उसके खिलाफ कई और मामले कोर्ट में चल रहे हैं, उनमें भी उन्हें सजा हो सकती। तो इस बात के साथ बीजेपी के लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि उस शख्स ने अपने ही समुदाय की महिला के घर पर कब्जा करने के लिए उसके घर पर आगजनी की थी। ऐसे में ऐसे शख्स को जिताना, इसके परिवार के शख्स को जिताना उनके लिए नुकसानदायक साबित होगा, क्योंकि वो लोगों की सहानुभूति और अपने पिता के जनाधार के आधार पर बिल्कुल निश्चित तौर पर, चूंकि देखिए एक तरफ सहानुभूति की लहर है तो दूसरी तरफ बीजेपी भी अपने पूरे 22 साल का जो वनवास है उसे खत्म करने की तैयारी में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्याम, आपका भी, और शुभम आपका भी, तमाम जानकारी आपने दी। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां यूपी उपचुनाव को लेकर एनडीए ने सभी 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। उपचुनाव में निषाद पार्टी की ओर से भी 2 टिकटों की मांग की गई थी, जिसके बाद संजय निषाद दिल्ली में हाईकमान से मिले, लेकिन इन 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उन्हें एक भी सीट नहीं मिली, जिसके बाद अब निषाद पार्टी कार्यालय के बाहर और शहर के प्रमुख जगहों जैसे बीजेपी कार्यालय, संजय निषाद के मंत्री आवास, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास और राजभवन के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं, जिस पोस्टर में साफ मैसेज दिया गया है कि वह 27 के खेवनहार है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। सीटों के आवंटन से पहले गठबंधन में अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से सीटों पर बातचीत चल रही थी। निषाद पार्टी ने मुख्यतः तौर पर बात कही थी कि हम बात करेंगे, इसके बाद कुछ सीटों को लेकर के वो अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे थे। लेकिन इन सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी ने निषाद पार्टी को एक भी सीट दी नहीं और उसके बाद आज पार्टी के कार्यालय पर आप देख सकते हैं कि 27 के खेवनहार करके ये होल्डिंग लगी हुई है, जिसमें संजय कुमार निषाद, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तस्वीर है। और ये अलग अलग तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कार्यालय पर मौजूद है और इसमें साफ तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के एक तस्वीर, एक संदेश देने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें साफ तौर पर निषाद पार्टी को 27 के खेवनहार के तौर पर दर्शाया गया। ऐसे में फिलहाल क्योंकि उपचुनाव में डॉक्टर संजय निषाद जो हैं वो दिल्ली भी गए थे, अमित शाह से मुलाकात भी करी थी, सीट की मांग की थी, लेकिन कोई भी स्थिति फिलहाल बदली नहीं थी। इन तमाम चीज़ों के बीच में आज निषाद पार्टी की एक कोर कमेटी की बैठक है, इसके बाद एक प्रेस वार्ता भी होनी है। आज चूँकि अलग अलग जगहों पर उपचुनाव से पहले जो आज अंतिम दिन है, नामांकन भी चल रहा है, तो 2024 में जो होने वाले 9 सीटों पर उपचुनाव में आने वाले दिनों में क्या परिस्थितियां रहती हैं, ये थोड़े दिन में परिणाम में तस्वीर साफ हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट,